वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज का टॉपिक है जनरल में ही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ डिस्काउंट। आज हम लोग डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट क्या है, दैट उसका जर्नलाइजेशन कैसे किया जाता है, इन चीज़ों को हम लोग अभी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग समझ लें डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट इज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज सोल्ड परचेस्ड। जो गुड्स या सर्विसेज सोल्ड या परचेज किया जाता है और उसके प्राइस में जो रिडक्शन मिलता है उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। गुड्स और सर्विसेज के सेल या परचेज पर, उसकी खरीद बिक्री पर, उसकी लिस्ट प्राइस या कैटलॉग प्राइस में जो रिडक्शन मिलता है उसको हम लोग डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट की एक दूसरी मीनिंग भी है। इसके अतिरिक्त डिस्काउंट के अंतर्गत कैश डिस्काउंट भी आता है। उसको वो कैसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। डिस्काउंट इज आल्सो द रिडक्शन इन द अमाउंट टू बी रिसीव्ड और पेड। डिस्काउंट तब मिलता है हमको जब हम कैश रिसीव करते हैं और किसी को डिस्काउंट अलाउ करते हैं, या कैश का पेमेंट करते हैं और हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो इस तरह डिस्काउंट एक जेनेरिक वर्ड हुआ जिसके अंतर्गत दो तरह के डिस्काउंट आते हैं। एक तो कहते हैं हम लोग ट्रेड डिस्काउंट, एक को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो ट्रेड से संबंधित होता है, और दूसरे को कहते हैं हम लोग कैश डिस्काउंट जो कैश के पेमेंट या रिसीट से संबंधित होता है। अब ट्रेड डिस्काउंट की हम लोग बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑब्लिक परचेज। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जिसको सेल या परचेज के समय अलाउ किया जाता है या रिसीव किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड और रिसीव्ड ऑब्लिक रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑब्लिक परचेज रेस्पेक्टिवली। क्लियर है। सेल या परचेज के समय मतलब जब हम सेल करेंगे तो हम अलाउ करेंगे डिस्काउंट, और जब परचेज करें तो रिसीव करेंगे। सेल और परचेज के समय जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं या रिसीव करते हैं उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, रियल सेल और परचेज में सेलर हमेशा चाहता है कि मैं बल्क में बेचूं, और बायर हमेशा चाहता है कि कम से कम चीज़ें मैं खरीद करके और मेरे सेल का नुकसान भी नहीं हो, और मुझे स्टॉक में भी बहुत सारा हेल्डअप करके चीज़ें नहीं रखनी पड़े। लेकिन अगर बायर और सेलर दोनों अपने कॉस्ट को घटाना चाहते हैं तो दोनों ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बायर तो हमेशा चाहता है कि कम से कम प्राइस में उसको चीज़ मिल जाए, और सेलर हमेशा चाहता है उसकी अधिक से अधिक चीज़ें बिके। अगर अधिक मात्रा में परचेज करने के लिए सेलर कुछ देता है या कुछ डिस्काउंट देता है, कुछ रिडक्शन देता है प्राइस में, या अधिक मात्रा में परचेज करने के लिए परचेजर सेलर से कुछ रिडक्शन की मांग करता है और वो मान ली जाती है, कुछ रिडक्शन की मांग करता है प्राइस में और वो मान ली जाती है, तो उसको हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पर अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल चीज़ें हम लोग बात कर लें। पहली चीज़ तो ये हो गई, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सेल ऑब्लिक परचेज रेस्पेक्टिवली। दूसरी चीज़ है इसमें, इट इज़ नेवर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको नहीं लिखा जाता है।
कहाँ लिखा जाता है फिर? सिर्फ इसकी इट इज डिडक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैश मेमो ऑब्लिक इनवॉइस। इसको सिर्फ इनवॉइस में या कैश मेमो में ही दिखाया जाता है, क्योंकि उसी समय तक इसका महत्व है सेलर या परचेजर के लिए। सेलर ये मान लेता है कि गुड्स का कॉस्ट उसको, प्राइस उसको उतना ही मिला, और परचेजर ये मान लेता है कि गुड्स का कॉस्ट उसको इतना ही देना पड़ा। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसके रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट का जो भी अमाउंट प्रोवाइड करता है, देता है सेलर परचेजर को, या परचेजर लेता है सेलर से, तो वो एक्चुअली वो प्राइस में रिडक्शन होता है गुड्स के। ऐसा तो नहीं होता है कि उतना उसके यहाँ उधार छोड़ दिया जाता है, फिर वो उतना छोड़ करके उससे पैसा लिया जाता है। तो इसीलिए गुड्स के वैल्यू में रिडक्शन चूँकि होता है, या सर्विसेज के वैल्यू में, इसीलिए इसकी चर्चा तो होनी चाहिए किसी न किसी डॉक्यूमेंट्स में। तो इसलिए इसकी चर्चा होती है कैश मेमो में और इनवॉइस में, ताकि लीगल अथॉरिटी भी ये देख सकें कि इस प्राइस का गुड्स इस प्राइस में बेचा गया और इतना बेचा गया। इट्स पर्पस इज टू इंड्यूस बल्क सेल ऑब्लिक परचेज। इसका मुख्य पर्पस है सेलर की दृष्टि से बल्क सेल को प्रमोट करना और परचेजर की दृष्टि से बल्क परचेज को प्रमोट करना। अब हम दूसरी चीज़ बात कर रहे हैं डिस्काउंट में, कैश डिस्काउंट की। इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड रिसिप्ड एट द टाइम व्हेन पेमेंट इज मेड। जब हम पेमेंट अपने डेटर से रिसीव करते हैं, कोई भी बायर सेलर जब अपने डेटर से पेमेंट, अपने कस्टमर से पेमेंट रिसीव करता है, तो उस समय वो अलाउ कर सकता है कि जल्दी पेमेंट उसको मिलता है। उसी तरह कोई भी बायर जब अपने क्रेडिटर को पेमेंट करता है, तो वो जल्दी चूँकि पेमेंट कर रहा है, इसलिए ये डिस्काउंट वो रिसीव कर सकता है। तो उसी को हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। मतलब कैश के पेमेंट के समय जो हमको मिलता है डिस्काउंट, या कैश के रिसीट के समय जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, उसको हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्लियर है? अब कैश डिस्काउंट को हम लोग और स्पष्ट कर लेते हैं। इट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट जो होता है उसको बुक ऑफ अकाउंट्स में ज़रूर लिखते हैं, क्योंकि जब भी सेल होता है उधार, या जो नगद भी सेल अगर होता है, तो प्राइस का कॉस्ट तो उतना रहता है, क्योंकि कैश जल्दी मिल गया इसलिए हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो गुड्स का जो प्राइस जो हुआ उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव कहाँ हो रहा है? जब पेमेंट मिल रहा है, तो उतना ड्यू होगा, बाद में हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे। जितना गुड्स का कॉस्ट होगा उतना कस्टमर के पास सेलर का ड्यू होगा, बाद में वो अलाउ करेगा या परचेजर फिर रिसीव करेगा। इट्स पर्पस इज टू प्रमोट प्रॉम्प्ट पेमेंट। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कैश का पेमेंट जल्दी से जल्दी मिले, कैश का पेमेंट जल्दी से जल्दी हो। मतलब परचेजर सेलर को करे और सेलर परचेजर से मांगे कैश का पेमेंट, इंड्यूस करे। दोनों तरह की चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब हम लोग बात कर रहे हैं इसका जर्नलाइजेशन का कैसे होता है। हम लोगों ने देखा कि डिस्काउंट से कि दोनों के अकाउंट अफेक्ट होते हैं, सेलर के और परचेजर के। तो दोनों के बुक्स में जो जर्नल होता है वो डिफरेंट तरह से किया जाता है। अब पहले हम लोग सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कैसे जर्नल किया जाता है, फिर परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेंगे। सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। सबसे पहले हम सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो या तो कैश कर सकते हैं, कैश सेल कर सकते हैं, या क्रेडिट सेल करते हैं। कैश सेल करते हैं तो पेमेंट हम या तो कैश में देते हैं या चेक या ड्राफ्ट के द्वारा देते हैं।
इसी तरह जब क्रेडिट सेल करते हैं तो किसी व्यक्ति का नाम हमारे रिकॉर्ड में लिखा रहता है या किसी व्यक्ति का नाम नहीं भी लिखा रहता है, डेटर शब्द लिखा रहता है या सिर्फ ऑन क्रेडिट लिखा रहता है। तो अकाउंट जो हम खोलते हैं वो एक डेटर की टर्मिनोलॉजी होती है, उसके अंतर्गत खोलते हैं। डेटर का मतलब यहाँ होता है वो व्यक्ति जिसको किसी बिजनेस ने उधार माल बेचा है, वो उसके लिए डेटर होता है। अब परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा? परचेज जब कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगा तो या तो कैश करेगा या क्रेडिट करेगा। जब कैश करेगा तो पेमेंट कैश में देगा या चेक या ड्राफ्ट के द्वारा देगा। क्रेडिट अगर परचेज करेगा तो वो या तो किसी पर्सन का उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नाम होगा या अगर नहीं होगा तो फिर वो क्रेडिटर शब्द एक जेनेरिक शब्द है जो ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए आता है जिनसे कोई ऑर्गेनाइजेशन उधार माल क्रेडिट पर गुड्स खरीदता है या सर्विसेज खरीदता है, तो क्रेडिटर शब्द का यूज करता है। अब इन सब बातों को, इन सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी। अब हम लोग इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर जर्नल बीच में बना लेते हैं और रीजन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, ये भी हम लोग साथ साथ देखते चलते हैं। पहला इलस्ट्रेशन में ट्रांजेक्शन है गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट पर 10,000 का गुड्स बेचा गया। गुड्स यहाँ बेचा गया क्रेडिट भी नहीं कह रहा है, कैश भी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब कैश बिक रहा है। तो पहला अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा उसमें कैश होगा, ठीक है। तो हमारा पहला अकाउंट कैश अकाउंट हुआ, ठीक है। अब कैश अकाउंट हमारे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार क्या हुआ, एक एसेट है। हम लोग यहाँ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग ही ले रहे हैं। और एसेट में इंक्रीज को क्या करते हैं हम लोग, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, कैश हमारा बढ़ रहा है। जब सेल हो रहा है तो गुड्स हमारा घट रहा है और कैश हमारा बढ़ रहा है। तो कैश हमारा बढ़ रहा है, कैश हमारा बढ़ रहा है तो उसको, अगर एसेट हमारा बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ डेबिट करेंगे। दूसरा हमारा सेल हो रहा है, सेल तो सेल्स अकाउंट एक खोलेंगे। ये हमारा एक रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू में जब इंक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल क्या बना, कैश अकाउंट डेबिट। अब 9,000 कैसे आया, 10,000 तो का सेल है लेकिन 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000। 10,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9,000। तो कैश अकाउंट डेबिट 9,000 टू सेल्स अकाउंट 9,000। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। गुड्स सोल्ड फॉर ₹20,000 एट 20% डिस्काउंट एंड चेक रिसिप्ट। 20,000 का गुड्स बिका 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, और चेक भी उसका जितना पैसा मिलना चाहिए मिल गया। तो इसमें क्या क्या अकाउंट है, एक तो सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, दूसरा चेक से पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट अकाउंट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को डेबिट करते हैं। उसी तरह सेल्स अकाउंट दूसरा होगा तो सेल्स अकाउंट हमारे लिए एक रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? तो हमारा जर्नल होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 16,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ले लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू राज फॉर ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। यह क्या हो रहा है, गुड्स तो सोल्ड आ रहा है लेकिन एक व्यक्ति को हो रहा है, कैश नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है उसको उधार हो रहा है। उधार शब्द नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी नाम लिखा हुआ है, उधार शब्द नहीं लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा हुआ है, तो उसको अज्यूम करते हैं कि वो उस व्यक्ति को उधार बेचा गया है और उस व्यक्ति के नाम से अकाउंट खोलते हैं। तो एक तो राज का अकाउंट खुलेगा, दूसरा सेल्स का अकाउंट खुलेगा। तो राज अकाउंट क्या हुआ, हमारे लिए एक एसेट है, एसेट को डेबिट करेंगे। एसेट क्यों है, इससे पैसा लेना है, तो ये हमारे लिए एसेट है, भविष्य में पैसा हमको देगा। एसेट में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करेंगे। सेल्स अकाउंट हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू में इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं। अब सेल कितने का हो रहा है, 10,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 1,000 ट्रेड डिस्काउंट हो गया तो 9,000। तो 9,000 ही एक्चुअली ट्रांजेक्शन हो रहा
है ट्रेड डिस्काउंट के बाद। तो आज के अकाउंट को डेबिट करेंगे 9000 से, टू सेल्स अकाउंट क्रिएट करेंगे 9000 से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लेते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर ₹20,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। क्रेडिट पर 20,000 का गुड्स बेचा गया, नाम नहीं लिखा हुआ है, और यहाँ तो दो अकाउंट कौन कौन आएगा, एक तो डेटर्स अकाउंट आएगा, नाम नहीं पता रहता है तो हम क्या करते हैं, डेटर्स अकाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक डेटर्स अकाउंट लिखने का अकाउंट हम लोग रखते हैं। अब डेटर्स अकाउंट हमारे लिए क्या है, एसेट अकाउंट है, एसेट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को डेबिट करेंगे। दूसरा हमारे लिए सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स अकाउंट हमारे लिए क्या है, सेल्स अकाउंट हमारे लिए रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल क्या बनेगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, 16,000 और 60,000। इस तरह हम लोगों ने देखा कि कितनी आसानी से इस तरह जर्नल को हम लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं। ये जर्नल आप अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू अगेन।